जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम्स का साइंस सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम से पहले जो है आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक को लिखें। यानी कि दोस्तों इसका जो है एसआई मात्रक को आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उत्तर आपको देना है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय के प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। याद रखेंगे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है या विद्युत धारा एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है विद्युत धारा एसआई मात्रक क्या होता है, वो एम्पियर होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, प्लस में होती है, यानी कि धनात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को मैंने आपको बताया था। और दोस्तों लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला है मैंने कहा था कि आप लोगों को याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही दोस्तों लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दी गई है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले जो है किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लेंस की क्षमता बराबर लिखेंगे 1/pf। ठीक, यानी कि p बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी है कितना, तो 2 है, तो 1/2 लिखेंगे और इसको भाग देते हैं तो 0.5 डायोप्टर इसका आंसर आता है। ठीक है, तो और आप याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये इसका जो है आंसर आपको इस प्रकार देना है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम केवल समीकरण के, ठीक है, केवल समीकरण की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी विलयन यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल को ही पीएच स्केल कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पीएच स्केल। ठीक है, यानी कि किसी विलयन की हाइड्रोजन और यानी किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की सांद्रता मापी जाती है, उसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया था कि विलयन में जो है यानी कि उदासीनी विलयन में जो है पीएच का मान कितना होता है। तो उदासीनी विलयन में जो है पीएच का मान जो है 7 होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लिए, ऑब्जेक्टिव में ये दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि निम्न यौगिकों का आयुपीयक नाम लिखें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते लिखा है CH3, CH2 और Br। तो ये क्या है, ब्रोमोएथेन है। ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, ब्रोमोएथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर दिया गया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि क्षुद्रांत की अतिरिक्त या आंतरिक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर असंख्यक रसांकुर पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर जो है पेट के अंदर, यानी कि आपका जो है आंत के अंदर जो है इस तरह से जो है एक जो है इसी तरह से जो है एकदम छोटे पतला पतला जो है एकदम रेशेनुमा जो है एकदम संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रसांकुर। ठीक है, तो इसको रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें जो है रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनी का जाल बिछा होता है। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण क्रिया द्वारा, ठीक है, विसरण क्रिया
द्वारा जो है भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसी अम्ल, ठीक है, वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पचे हुए भोजन का अवशोषित क्षुद्रांत में किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चले, देखिए 7वां नंबर दिया गया है कि प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप को देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसके निम्न घटक हैं जैसे कि ग्राही अंग, संवेदी तंत्रिका, तंत्रिका केंद्रक, प्रेरक तंत्रिका, अभिवाही अंग। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मैंने घटक भी बता दिया, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन बी में दिया गया, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 अंक का दिया जाएगा। जिसमें कि पहला प्रश्न 8वां नंबर दिया गया है कि नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों में क्या अंतर है। तो दोस्तों नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में भी आप लोग भूगोल में पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे साइंस में जो है स्रोतों के बारे में इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है और सब्जेक्टिव भी रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका आंसर देना है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले आपको जो है मैंने जिस तरीके से बताया था, आपको जो है ढांचा बनाना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। लेफ्ट साइड में जो है नवीकरणीय को मैंने लिखा है और राइट साइड में जो है अनवीकरणीय को मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे अंतर देंगे नवीकरणीय में, नवीकरणीय ऊर्जा केवल जो है स्रोतों को, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा केवल, ठीक है, केवल स्रोतों जो अपरिमित होते हैं तथा जिनकी जो है प्रकृति नियंत्रण प्रदान कर रही है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों अनवीकरणीय में लिखना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों नवीकरणीय का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं, और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं या प्रदूषित करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रदूषित करते हैं। तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों अभी मैंने बताया ना कि लेंस की क्षमता का आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसको समझेंगे पहले। देखिए लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को पी से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक जो है डायप्टर होता है, ठीक है। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है, और इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट करते हुए इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर दिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ आपको उपचयन और उपचयन और अवकरण अभिक्रिया को भी याद कर लेना है, यानी कि ऑक्सीशोषण अनाक्सीशोषण उसको भी याद कर लेना है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के जो 2-3-4 फॉर्मूला है उसको भी कर लेना, क्योंकि उसमें फॉर्मूला से भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा और सब्जेक्टिव में जो है फॉर्मूला को आपको लिखने के लिए देगा और यहाँ पे उदाहरण सहित आपको देने के लिए कहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों उत्तर देना है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पर जो है उपचयन अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया जो है दोनों साथ साथ होती है। साथ ही दोस्तों आप लोग याद रखेंगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, और अवकरण में होगा कि जो हाइड्रोजन का संयोग करता है ऑक्सीजन का वियोग करता है। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करते हुए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो दोस्तों संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार मैंने यहाँ पे बताया है। पहले ढांचा के अनुसार पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, उसके बाद जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयुक्ताएं एकल बंधन में होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त में लिखेंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कहते हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट लिख देना है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त में लिखेंगे यह अभिक्रियाशील होते हैं। आगे दोस्तों पॉइंट में लिख देना है तीसरा पॉइंट कि इसका सामान्य सूत्र, यानी कि इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो समान सूत्र है वो इस प्रकार है, CnH2n+2 होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखेंगे कि इनमें द्विबंध वाले का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और त्रिबंध वालों का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला दोस्तों पॉइंट आपको देना है, चौथा पॉइंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है उसे एल्केन भी कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चौथा पॉइंट देना है कि जबकि इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन का लास्ट पॉइंट देंगे कि इसका प्रथम सदस्य जो है वो मीथेन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे कि इसमें द्विबंध वालों का प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य एथाइन है। इस प्रकार से दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उत्तर को आपको लिखना है, अंतर को आपको बताना है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते हुए एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं मुझे इस बार भी 400+ अंक लाने हैं, तो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग जो है तैयारी अभी के अभी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, और सभी आंसर वो क्वेश्चन को जो है आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर दिया गया है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया कि खनिज, तो खनिज को परिभाषित करना है कि वह तत्व या यौगिक जो भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगला है अयस्क, तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातु में अत्यधिक मात्रा में होती है जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। इसे खनिज को, यानी कि इन खनिज को जो है अयस्क कहते हैं। और दोस्तों आप याद रखेंगे खनिज जो है एक प्रकार का अयस्क ही होता है। ठीक है, लेकिन अयस्क जो है वो खनिज नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो है खनिज और अयस्क के अंतर भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है गैंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गैंग होता क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें जो है गैंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इसको आप लोग रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया गया है कि वर्ण एवं वन्य जीव संरक्षण की 3 उपाय बताइए। तो दोस्तों 3 उपाय इस प्रकार है। पहला लिख देना है कि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। दूसरा पॉइंट देना है कि वन वर्षा में सहायक है तथा जलवायु का अनुरक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, वे वन्य प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 3 उपाय आप लोगों को लिख देने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जैव नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय में अंतर स्पष्ट करें, या अजैव अनवीकरणीय में आप लोगों को अंतर बताना है। इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आने का पूरा चांस है। देखिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि जैव नवीकरणीय एवं अजैव नवीकरणीय में निम्नलिखित अंतर जो कि इस प्रकार है। तो पहले मैंने जिस तरीके से बताया था कि आपको जो है ढांचा बना लेना है, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो इतना भी अंतर आप देंगे उसमें आप ढांचा के अनुरूप देते हैं तो आपका जो है एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जैव नवीकरण लिख देना है, और राइट साइड में आपको लिखना है अजैव नवीकरणीय। ठीक है, जैव नवीकरणीय का पहला पॉइंट लिखेंगे, यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, और इसका लिखेंगे अजैव में इसका जो है अपघटित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है अपघटित नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखना है अपघटित। थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जैव नवीकरण में, तो इनका चक्रीकरण होता है, और अजैव में लिखेंगे इनका चक्रीकरण नहीं होता है। और आगे तीसरा पॉइंट जैव में लिखेंगे कि यह अधिक मात्रा में प्रदूषक है, और उसके बाद अजैव में लिखेंगे यह कम मात्रा में
प्रदूषक होता है या प्रदूषक है। ठीक है, उसका दोस्तों अगला पॉइंट आपको उदाहरण दे देना है जैव नवीकरण में, कि उदाहरण में लिखेंगे कि घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र, वाहित मल, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी तथा कपड़ा आदि ये सभी जो है जैव नवीकरणीय के उदाहरण है। ठीक है, उसके दोस्तों अजैव नवीकरणीय में लिखेंगे कि उदाहरण में कि प्लास्टिक, डीडीटी, पीड़कनाशी, पारा, शीशा, अमोनिया, रेडियोधर्मी प्रदूषक आदि ये सभी जो है जैव अनवीकरणीय का उदाहरण है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपका सेक्शन सी से है, जो कि प्रत्येक सवाल जो है आपका 5 अंक का होने वाला है। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल दिया गया कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या है। पार्श्व क्रम में जुड़े R1 एवं R2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया हुआ है, बार बार मैं कहता हूं कि पार्श्व क्रम संयोजन अर्थात समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन को आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों ओम के नियम को भी आप लोग अच्छे से रट लें, क्योंकि इन तीनों में से आपका इस चैप्टर से 100% जो है 5 नंबरिया में ये एक सवाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, इसका आंसर आपको बताते जाता हूं। देखिए सबसे पहले आपको उत्तर देना है कि जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधकों को क्या है एक क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि सभी का जो है प्रथम सिरा जो है एक साथ जोड़ा गया और सभी का जो है द्वितीय सिरा जो है वो एक साथ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार की जो है संयोजन को हम लोग जो है समांतर क्रम संयोजन अर्थात पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे आप समझते हैं कि इसके व्यंजक को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है कि माना कि R1 और R2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम में जोड़कर किसी चालक तार द्वारा किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तथा बैटरी से प्रभावित धारा I विभव VA से I1 एवं I2 भागों में बट जाती है तथा विभव VB में पुनः मिलकर मूल धारा I बन जाती है और एवं प्रत्येक प्रतिरोध का विभांतर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखे, विभांतर। ठीक है, विभांतर है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभांतर है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे तो मैंने 3 गो बताया है, तो यहाँ पे क्या है 2 गो है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ये धारा जब प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध के साथ साथ धारा भी जो है पूरी तरह से बढ़ रहा है। पुनः जो है दोस्तों यह जो है पुनः मूल धारा में ये परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि I जो है यानी कि तुल्य जो धारा है, एकदम जो मूल्य धारा है I जो है वो 2 भागों में बट रहा है। तो इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे I1 + I2 जो है वो बराबर मूल धारा के समान है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ओम के नियम के अनुसार आप लोगों को मैंने बताया था कि ओम के नियम के अनुसार जो है धारा जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ओम के नियम को मैंने आपको एक बार पहले भी बताया हुआ है, एक बार और फिर से बता देता हूं। ओम का नियम होता है नियतता पर प्रवाहित धारा का प्रावल्य चालक तार के बीच के विभांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि R1 प्रतिरोधक के लिए होकर प्रवाहित धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, जो कि ओम का फॉर्मूला से हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे R3 यानी कि जो कि R2 का प्रतिरोधक के लिए होकर प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2 हो जाएगा, जो कि समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड के रूप में लिखेंगे। और आगे बच्चों दोस्तों आपको करना क्या है कि समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को संगत जोड़ देना है। ठीक है, तो संगत जोड़ने पर क्या होता है कि I1 + I2 बराबर V/R1 + V/R2 हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या है I जो है इसको यानी कि I1 + I2 जो है समीकरण फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो मूल्य धारा जो है वो 2 भागों में विभक्त हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने I बराबर I1 + I2 लिया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लेंगे कि I1 + I2 बराबर V/R1 + V/R2। तो इसका जो है यहाँ पे देखिए दोनों धारा का जो है एक यहाँ पे मूल धारा को हम यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे। तो I बराबर V इंटू हो जाएगा I/R1 + 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा, जो कि अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 4 मान मिल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको आगे लिखना है कि यदि तीनों प्रतिरोधकों को प्रतिरोधकों का एक तुल्य प्रतिरोधक R को परिपथ में जोड़ दिया जाए तो जब R को परिपथ में जोड़ दिया जाए
तो क्या हो जाएगा बच्चों कि I2 बराबर, यानी कि I जो है ये मूल धारा जो है I बराबर क्या हो जाएगा, वो V बट्टा R हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट 5 मान लेंगे। अभी क्या करेंगे समीकरण 5 तथा 4 से, तो देखिए दोस्तों समीकरण 4 में क्या था कि यहाँ पे I बराबर V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 आया था, और 5 में क्या है कि I बराबर V बटा R आया है। तो इसमें क्या करेंगे I को जो है हटा देंगे, I को जो है पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या बचेगा कि V बटा R, तो V बटा R यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद चौथा में जो बचा था V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि V और V जो है विभांतर जो कट रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1/R बचा। ठीक है, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2। तो यही मेरा जो है व्यंजक प्राप्त हो चुका है, यही आपको ज्ञात करनी थी। तो इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप वहाँ पे एग्जाम में पूरी तरह से भूल जाओगे। इसलिए आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिया जाए तो आप एक भी थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे और आप जो है बेहिचक जो है आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है और यह अवतल लेंस को दर्शा रही है। तो अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, और लेंस की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पे ये भी कह रहा है अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी में फिर भी रखी गई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे कि यहाँ F बराबर जो है -20 सेंटीमीटर और U बराबर जो है -30 सेंटीमीटर, जहाँ की प्रथम जो पहली ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। हमको जो है आपका प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इसका जो प्रारंभिक साइज है, ठीक है, यानी कि वस्तु का जो साइज है तो उसको भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि दर्पण का सूत्र, ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। दर्पण का फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए दर्पण का फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस होता है और लेंस का फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसी प्रकार से क्या करेंगे कि यह जो माइनस है इस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ए 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरे पास पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f बराबर जो है -20 सेंटीमीटर है, u बराबर जो है -30 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या बच्चों, जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/v लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 1/-20 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 1/-30 लिखेंगे, यानी कि 1/-30 इक्वल टू करेंगे। इसका अगर लॉस निकाले तो क्या हो जाता है 60। तो इसको हम अगर करें तो -3 - 2 बाय हो जाएगा 60, यानी कि 60 हो जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे -5 बट्टा हो जाएगा 60, बराबर इसको हम कटाते हैं तो 12×5 60, यानी 1 बट्टा कितना, -1 बट्टा हो जाता है 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 बट्टा, यहाँ पे 1 बट्टा क्या था, v बराबर जो आया कितना, -1/12 आया। तो अगर हम v बराबर निकालते हैं तो -12 सेंटीमीटर आता है, यानी कि प्रारंभिक वस्तु की ऊंचाई जो है वो कितनी है, वस्तु की ऊंचाई जो है उसकी स्थिति जो है वो -12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका आवर्धन भी कह रहा था निकालने के लिए, यानी कि इसकी जो है प्रकृति ज्ञात करनी है, आवर्धन भी ज्ञात करनी है, तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अब H2 H2/H1 बराबर v/u, ये जो है आवर्धन का फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, H2 बराबर v/u इंटू H1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसको कोना-कोनी गुना करने के बाद। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना क्या है कि यहाँ पे जो है v का जो मान आया है -12 सेंटीमीटर और u का मान पहले से जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद दोस्तों H1 यानी कि जो है प्रारंभिक जो ऊंचाई है, ठीक है,
उसका जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे -12/-30 गुना 4। अब इसको कटा सकते हैं। अब इसको कटाने के बाद कितना आता है 8/5। तो अब 5 से हम 8 को भाग देते हैं तो 1.6 सेंटीमीटर आता है। तो दोस्तों अब आपको लिख देना, अतः इसकी जो स्थिति है वो -12 सेंटीमीटर है। प्रकृति जो इसका आया है वो आभासी एवं सीधा आया है और इसका आकार जो है 1.6 सेंटीमीटर की वस्तु से बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इसके जो है न्यूमेरिकल को बना देने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के नाम लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि ढांचा के अनुसार लिख देना है, तो ढांचा के अनुसार आपको यही बनाना ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आप देखते हैं। तो ये कि साबुन एक बार लिखेंगे, एक साइड जो है आपको अपमार्जक लिखना है। तो साबुन में लिखेंगे कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं और अपमार्जक में लिखेंगे अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन में लिखेंगे कि इसमें जो है COO Na+ आयन होते हैं और अपमार्जक में लिखेंगे इसमें आयनिक समूह SO3 Na+ होता है। ठीक है, देखिए Na जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर दर्शाया जाता है कि ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को के साथ जो है सोडियम लवण बनाते हैं और ये जो है सल्फोनिक अम्ल के साथ जो है सोडियम लवण बनाते हैं। ठीक है, उसका दोस्तों अगला पॉइंट आपको तीसरा पॉइंट देना है कि साबुन में यह कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं और अपमार्जक में लिखेंगे कि इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः यह अच्छे धुलाई कारक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको 3 पॉइंट जो है अंतर आपको यहाँ पे बता देने हैं, लिख देने हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के जो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको इस प्रकार बनाना है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको आप लोग अच्छे से जो है उतार लीजिए, अच्छे से वो कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी तरह आपको वहाँ पे नामांकित चित्र आपको बताना है, बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते 19 नंबर सवाल दिया है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों को 2 विकल्प जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले एवं लंबे बीजों वाले या लंबे पौधे एवं बोने पौधों के बीज संकरण कराया और पाया कि F1 पीढ़ी में यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो है लंबे और गोल बीजों वाले थे। इससे ही पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोलाकार प्रभावी लक्षण है। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि F2 पीढ़ी में जो है यानी कि दूसरी पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु बौने बीजों वाले हैं, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीजों वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि जो है यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लक्षण है, ठीक है, जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप में वंशानुगत होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग जो है टेंशन मत लीजिए, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।